हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जिज्ञासा के अंतर्गत एक सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल ये था कि ग्रह जो है वह अस्त है, तो क्या ये जो परिणाम है उस ग्रह के उसको खराब करेगा। अब देखिए, सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है कि ग्रह अस्त है या उदय, इस बात को लेकर क्लैरिटी करने वाले वीडियोस या कोई भी टेक्स्ट मटेरियल्स इजीली अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब लोगों को कुछ पता ना हो तो जो चीज नहीं है उसको भी बताकर सामने वाले को अपन डरा सकते हैं। अज्ञानता और ज्ञानता में क्या अंतर है? सिर्फ इसी बात का कि ज्ञानी इंसान जो कुछ भी पढ़ा लिखा होता है वो उसके आधार पे कुछ सोच लेता है और समझ के चीजों को हल कर लेता है। और अज्ञानता में क्या होती है कि हम लोगों की बातों को मानकर यकीन कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बस यही अंतर है। और यही अंतर का फायदा दुनिया में वो लोग उठा लेते हैं जो हमसे ज्यादा ज्ञानी तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी चालाक हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे मेन सवाल अब यह है कि ग्रह अस्त है या उदय, आप इसे कैसे जानेंगे? आप तो इसे इस बात से जानेंगे कि पंडित जी कुंडली बनाई, कुंडली बनाने पे वहां पे सी लिखा था कि कंबस्ट हो गया प्लैनेट, और क्योंकि प्लैनेट कंबस्ट हो गया इसका मतलब वो अस्त है। अब देखिए, ठंडे दिमाग से सोचिएगा, क्या जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो डेटा दिया गया वो सही था, वो एग्जैक्ट था? इन द सेंस कि हमने कहीं पे रट लिया कि ये चीज अगर यहां बैठी होगी तो अस्त हो जाएगी। अब मुझे किसी ने ये बोल दिया कि अस्त होगी, मैंने दिमाग लगाया, मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने कहा जब ये डिग्री माइनस ये डिग्री हो तो लिख देना कि अस्त है। इसीलिए जब कुंडलियां सॉफ्टवेयर से बनी हैं तो जो डेटा फीड हमने किया है वही आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ठीक है। अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह की जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको नजर आती हो कि ग्रह अस्त होना चाहिए या उदय होना चाहिए, इसका जवाब आपको एस्ट्रोलॉजी में ही मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा सिद्धांत में। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में कई सारे हिस्सों में बटी होती है, मिनिमम 4 हिस्से होते हैं। एक होता है सिद्धांत, एक होता है संहिता, एक होता है होरा। इस तरीके से जब ये तीनों का मिश्रण होता है इसके बाद होती है प्रिडिक्शन। ठीक है। तो आपको अगर जो मैं आज बता रहा हूं इसे क्लियर करना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने इंटरनेट ब्राउजर में सिर्फ इतना डालेंगे, सूर्य सिद्धांत। ठीक है। जैसे ही आप सूर्य सिद्धांत डालोगे आपको ओपन जो ऑनलाइन लाइब्रेरी है फ्री ऑफ कॉस्ट की, उसमें बुक्स मिल जाएंगी सूर्य सिद्धांत के नाम पे। उसमें भी आप चाहें तो आपके सामने इस समय एक पेज ओपन है। पेज का नंबर है ऑलमोस्ट 263, हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है। उदया स्तर अधिकार, ये इसका नाम है। अब देखिए, बहुत ही क्लियरली चीजों को लिखा है, बहुत क्लियरली लिखा है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। गुरु, भौम का मतलब होता है मंगल, और शनि, ये तीनों ग्रह सूर्य से राशि दिमान में अधिक होने पर पश्चिम में अस्त तथा न्यून होने पर पूर्व में उदय होते हैं। इसी प्रकार वक्री शुक्र और बुध सूर्य से अधिक होने पर पश्चिम में अस्त तथा न्यून होने पर पूर्व में उदय होते हैं। पूर्व में उदय होते हैं। अब भी हो सकता है ये पूरी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई ना आई हो। अब इसको एक एक करके क्लियर कर देते हैं। गुरु क्या है, मंगल क्या है, शनि क्या है, ये आप समझ गए।
अब यहां पे लिखा है राशि अधिमान। राशि अधिमान का मतलब है कि सेम राशि में आप देखेंगे कि प्लैनेट्स कितने डिग्री पर आगे या पीछे हैं। ठीक है, अगर सेम राशि के अंदर है तो आपको यह देखना है कि उस राशि में डिग्री का डिफरेंस कितना है। सपोज सूर्य बैठे हुए हैं 25 डिग्री के और शनि, गुरु या मंगल जैसे ग्रह बैठे हुए हैं 27 डिग्री पे, तो ऐसे में क्या हो रहा है, सूर्य की जो डिग्री है उसकी तुलना में ग्रह की डिग्री अधिक है। ठीक है, जब ग्रह की डिग्री अधिक है तो क्या होगा, इसको अभी हम देखेंगे। अब मैं पहले एक डिफरेंशिएट कर दूं, क्यों लिखा है कि गुरु, मंगल और शनि को अलग और क्यों लिखा है शुक्र और बुध को अलग। देखिए, जो स्पीड ऑफ द प्लेनेट है उसको अगर ध्यान से समझा जाए तो शनि मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, गुरु एक साल में एक राशि बदलने वाले ग्रह हैं और मंगल 45 दिन में एक राशि बदलने वाले ग्रह हैं। किसी भी सिचुएशन में सूर्य जो कि एक महीने में एक राशि कंप्लीट करते हैं वो इनकी स्पीड से तेज चलते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर सूर्य से डिग्री में मंगल, शनि या गुरु जैसे ग्रह थोड़े से ज्यादा हैं, उनका डिफरेंस होता है 12 डिग्री 14 डिग्री, ये तो आप सबने पढ़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो जो डिग्री का डिफरेंस है उसके पहले का इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये तीन ग्रह सूर्य से डिग्री वाइज आगे होंगे, ऐसे स्थिति में सूर्य क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट है, रिलेटिवली कंपेयर करके देखें तो फिजिक्स लगाने की बात है, रिलेटिवली सूर्य तेज चलते हैं इन तीनों ग्रहों से, इसीलिए वो ग्रहों को ये पीछे छोड़कर सूर्य उनके ऊपर चढ़ जाएंगे और इस कंडीशन को कहा जाता है अस्त होना, ग्रह का अस्त होना। लेकिन बुध और शुक्र जो हैं उनका रिलेटिव स्पीड सूर्य के कंपैरिजन में अलग है, ये फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, इसीलिए उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने यह लिखा है सेम पोजीशन अगर हो तो ऐसे में वक्री होने पर शुक्र और वक्री होने पर बुध जो है वो अस्त हो जाएंगे। अभी मुझे नहीं लगता कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब आप एक इमेज को देखिए जिससे कि अपने को ये बात समझ में आए हो क्या रहा है। कहा यह जा रहा है कि पृथ्वी पर हम खड़े हैं, सूर्य को हमने ग्राउंड माना हुआ है जहां से हमें चीजों को समझना है, क्योंकि पूर्व और पश्चिम की बात लिखी है वहां पे शब्द में। तो पूर्व और पश्चिम के लिए कैसे, अगर सूर्य, गुरु या मंगल जैसे ग्रह सूर्य से डिग्री में ज्यादा हों, साफ लिखा है डिग्री में ज्यादा हों, इसका मतलब है कि वो इनसे आगे बैठे होंगे। ऐसे स्थिति में यदि मैं सूर्य पे खड़ा हो जाऊं, उसके रिस्पेक्ट में देखूं, तो सूर्य के रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, पूरब की तरफ है, और ये डायरेक्शन मुझे नजर आएगी अर्थ की तरफ, वो मुझे पश्चिम की तरफ नजर आएगी। ठीक है, पहली कंडीशन तो मुझे यहां से ऐसी दिखाई देती है। फिर से आपको एक बार उसी स्टेटमेंट को वहां पे रीड कराऊं, क्योंकि उस स्टेटमेंट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रैक्टिकली। उन्होंने यह लिखा है कि अधिक होने पर पश्चिम में अस्त तथा न्यून होने पर पूर्व में उदित। पश्चिम में और पूर्व में, अब यह पूर्व और पश्चिम किस तरफ बनाना चाहिए, तो पूर्व और पश्चिम को यहां पे उन्होंने इस आधार से बनाया हुआ है कि आप यदि खड़े हो सूर्य के ऊपर तो सूर्य को इस तरफ, अपनी तरफ जो दिखाई देना चाहिए पृथ्वी पे, क्योंकि हम खड़े हैं तो हम अपनी तरफ के हिस्से को देखेंगे, इसे हम पूर्व की तरफ से देख रहे हैं, और जो सूर्य से आगे का साइड है, यहां की जो डायरेक्शन है उसको पश्चिम की तरफ से देख रहे हैं। ऐसे कंडीशन में क्योंकि ग्रह सूर्य के आगे है और उनको टच कर जाएंगे तो वो अस्त हो जाएंगे। इसकी अपोजिट सिचुएशन क्या है कि डिग्री में आपका ग्रह जो है वो सूर्य से कम डिग्री का बैठा है, सेम राशि में बैठा है तो भी, अगर राशि आगे बढ़ जाती है तो भी, दोनों ही पोजीशन में अगर वो डिग्री में आपके सूर्य की डिग्री से
कम है, इसका मतलब है कि वो पीछे है। और अगर वो पीछे है तो उस कंडीशन में सूर्य ने उस ग्रह को आपके जन्म के समय के पहले ही अस्त कर दिया था और इस समय वो ग्रह उदय हो रहा होता है। इसीलिए जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर से बनी हुई कुंडली या जब कोई आपसे ये बात कह दे तो आप सबसे पहले क्या करें, उन ग्रहों की डिग्रीज को चेक करें। अगर ग्रहों की डिग्रीज सूर्य की डिग्री से कम है, इसका मतलब है कि ग्रह सूर्य से पीछे है। जब सूर्य किसी ग्रह के ऊपर चढ़ेंगे, उनकी छाया को ढकेंगे, तो जब वो आगे बढ़ जाएंगे तो छाया वापस खुलेगी, उसे हम उदय मानते हैं। इसीलिए ये सिचुएशन उदय की होती है। अब जो बुध और शुक्र को लेकर बात है, बुध और शुक्र को लेकर बात यह है कि जब वो वक्री होंगे तो वक्री होने पे मान लीजिए, जहां पे मैंने ये शनि, जुपिटर और मार्स लिखे हुए हैं, इस जगह पे अगर बुध हो या शुक्र हो और वो वक्री हो जाए तो क्या हो रहा है, वो सूर्य की तरफ बढ़ने लगेंगे। वैसे तो वो फास्ट मूविंग प्लेनेट है, अगर वो आगे की तरफ है तो आगे भागते चले जाएंगे, फिर सूर्य उनको इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते। लेकिन अगर आपके बुध या शुक्र वक्री हो गए तो उल्टे की तरफ जाएंगे। जब सूर्य की तरफ जाएंगे, ऐसे स्थिति में वहां पे क्या हो जाता है, उसमें अस्त होने की संभावना होती है। और इसी का रिवर्स कंडीशन भी लगा के देख लीजिए। अगर डिग्री में आपका बुध और आपका शुक्र सूर्य से पीछे है और उसके बाद अगर वो अस्त हो भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उनकी जो रिलेटिव स्पीड है उसकी वजह से वो अस्त नहीं हो पाएंगे। हाँ, सिर्फ एक कंडीशन ये होती है कि सूर्य जो है वो चल रहे हैं एक स्पीड में और बुध की स्पीड सूर्य से फास्ट हो जाए, बट ऐसा बहुत लिमिटेड कंडीशंस में होता है। वहां पे आपको स्पेसिफिकली स्पीड चेक करनी पड़ती है। अगर ऐसा दिखाई दे कि बुध आगे की गति में, यानी वक्र की गति नहीं है, मार्गी गति में है और सूर्य उससे कुछ डिग्री आगे बैठे हैं, तो यह संभावना थोड़ी सी रह जाती है कि ग्रह यानी कि बुध जो है, अगर वो तेज चल रहे होंगे तो वो सूर्य को ऑक्यूपाई कर लेंगे। अगर इस चीज को समझना हो तो आप ये कर सकते हो कि आपका जिस भी दिन का जन्म है उस दिन को छोड़ के 7 दिन 15 दिन बाद आप ये चेक कर लो, क्या बुध डिग्री वाइज सूर्य से आगे निकल रहे हैं क्या। अगर निकल रहे हैं तो उस सिचुएशन में, उस समय जब आपका जन्म हुआ, तब वो ग्रह यानी कि बुध, स्पेसिफिकली बुध क्योंकि वही फास्ट मूविंग है, वो पहले ही अस्त होके बाहर आ चुके थे। ऐसे कंडीशन में जो बुध है वो सूर्य की तरफ चढ़ जाएंगे और सूर्य के ऊपर अपने प्रभाव को करने लगेंगे। ये कंडीशन हमें वहां पे नोटिस करनी पड़ती है, क्योंकि सूर्य और बुध बहुत ही क्लोज है, वो हमेशा ही आपको कहीं ना कहीं अस्त फॉर्म में नजर आ जाएंगे। लेकिन एक बात और बता दूं, अनुभव ये बताता है कि सूर्य और बुध को अगर अस्त देखना हो तो उनके बीच की डिग्री का गैप मिनिमम 3 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि जब मैंने ऐसे कॉम्बिनेशंस देखे हैं जहां सूर्य और बुध के बीच की डिग्रियां 3 डिग्रियां और उसके कम के अंतर पे हैं, तो सूर्य जो है वो बुध के जितने भी कारकत्व हैं उनको प्रभावित कर लेते हैं। अन्यथा 12 डिग्री 11 डिग्री के आसपास मेरे को कभी कोई ऐसा रिजल्ट महसूस नहीं हुआ। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं 10वीं तक साइंस पढ़ी है। इन लॉजिक्स को आप हमेशा कनेक्ट करना जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर से बनी हुई कुंडली या हाथ से बनी हुई कुंडली को भी देखना। तब सूर्य सिद्धांत बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि ग्रह अस्त कब होगा और उदय कब होगा। ग्रह को डिग्री में, और वो भी बड़े ग्रहों को डिग्री में सूर्य से आगे होना है, तब जाके हम कह सकते हैं कि वो अस्त होंगे। अगर सूर्य बड़े ग्रहों से, गुरु, मंगल या शनि से आगे हैं, राशि वाइज भी हो सकते हैं, डिग्री वाइज भी, तो फिर वहां पर वो अस्त नहीं कहलाता, उसे उदय होना कहते हैं। और जब सूर्य उदय होता है या जब कोई ग्रह उदय होगा तो उसकी जो सिग्निफिकेंस है ना, वो निखर के बाहर आएगी। जब अस्त होता है तो अंधेरा होता है, जैसे सूर्यास्त होने पर, वैसे ही जब सूर्य उदय होता है तो प्रकाश होता है। इसी तरीके से इस लॉजिक को लगा सकते हैं कि जब कोई ग्रह उदय की तरफ जाएगा तो उस ग्रह की क्वालिटियां, उसके सिग्निफिकेंस में राइज देखने को मिल सकता है।
आपको इतना ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लॉजिकली इन चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आगे कुछ और भी ऐसे लॉजिक्स हैं जिन पे कि हमें चर्चा करनी है, जैसे कि एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन होती है जब हम बात करते हैं कारक भाव नाश कर देगा। अब कारक भाव नाश करेगा, ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, लेकिन अगर इंसान उसे समझ पाए तो। हम क्या समझते हैं, हम बस भाव और ग्रह के उसके कारकत्व के साथ जुड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये इतनी छोटी सी बात नहीं है। किसी पर्टिकुलर लगन के अंदर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठा हुआ ग्रह उस पर्टिकुलर ग्रह के कारकत्वों का नाश कर देगा, ये कहा गया है। क्यों, कैसे, ये हमें खोजना होता है। इसकी चर्चा कभी और करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि अब से आप जब ऐसी चीजों को देखोगे कि अस्थ है और ये चीजें हैं, कुछ भी है, तो आप एटलीस्ट अपने आप से एक सवाल करके चेक करना, क्या ये सही सिचुएशन है, साइंटिफिकली वो हो रहा है। क्योंकि जो भी चीजें हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो पूरा प्योर कैलकुलेशन है। हमें भले कैलकुलेशन नहीं आता, हमें भले उसका मैथ्स नहीं आता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें सारी चीजें, ये सब कुछ कैलकुलेशन है। सूर्य सिद्धांत के आधार पर ही कैसे दिन है, कैसे रात है, कैसे हमारे पितरों के दिन होते हैं, पितरों की रात होती है, सब कुछ, इवन कि आपका जितने भी व्रत त्योहार हैं, ये सब कुछ कैलकुलेटेड होते हैं। ये तब जाके चीजें बनती, जबकि हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर इन चीजों पे फोकस ही नहीं करते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन सारे कंसेप्ट्स का, जहां पे भी आपको ऐसा डर लगे, इनके सॉल्यूशंस को खोजने के लिए आप इनके सिद्धांत पे जाइए, क्योंकि कुंडली जब बनेगी उसके बाद ही अस्त है, उदय है, इन बातों का होगा। तो इनके बनाने का, इनके बनने का जो पूरा फॉर्मेशन है, वो सूर्य सिद्धांत में क्लियरली मेंशन्ड है। धन्यवाद।